अगर आप भी सोच रहे हैं कि 12th क्लास के हिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुआ है, तो हम आपके लिए ही क्वेश्चन बैंक से चुनकर 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो आप आज की क्लास को बिल्कुल ही मिस मत कीजिए। आज की क्लास को आप शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा और क्वेश्चन को याद करते हुए चलिएगा। क्लास 12 हिस्ट्री क्वेश्चन बैंक टॉप 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आपके एग्जाम में इस 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से अगर आपका 5 भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा ना, तो आपको अभी हमको नंबर दे रहा है, आपको लीजिए नंबर लीजिए। ये आपका नंबर 86 53 96 28 25 है आपका नंबर। अगर इस 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपका एग्जाम में 5 भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा ना, इस नंबर पर आप जरूर कॉल करके पूछ लीजिएगा कि आप जो बोले थे 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछेगा, तो नहीं पूछा तो आप जरूर कॉल करके आप जरूर बोल लीजिएगा। अब पहले नंबर क्वेश्चन को देखने से पहले आपको एक बात बता दूं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, यहाँ पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम से पहले आपको हर विषय के यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आपको तैयारी किया जाएगा। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त लोगों को भी जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए। आपको यहाँ पे 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आपको जरूर अपने दोस्त लोगों को जरूर यहाँ पे शेयर कर दीजिए। आपको 1 मिनट का यहाँ पे आपको टाइम, जल्दी से आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्त लोगों को, उसके बाद आपको चालू किया जाएगा। जल्द से जल्द आप लोग शेयर कीजिए। आपको 1 मिनट में आपको जितना शेयर कर सकते हैं अपने दोस्त लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जो आपके एग्जाम में 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आपको एग्जाम में 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको पूछने वाला है। चलिए यहीं पे क्लास को शुरू करते हैं। आपको 1 मिनट का टाइम दिया गया था, आपका 1 मिनट का टाइम यहाँ पे पूरा हो चुका है। अपने दोस्त लोगों को भी यहाँ पे जरूर बुला लीजिएगा इसकी क्लास में। यहाँ पे देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन है कि करवान चौदह विधि क्या है। करवान चौदह विधि क्या है। इस क्वेश्चन का आपको आम भाषा में, आपको जो आपके घर द्वार में आपको आम भाषा में आप लोग जो बोलते हैं उसी भाषा में आपको क्वेश्चन को जल्दी से आपको समझा देंगे। यहाँ पे देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन है कि करवान चौदह विधि क्या है करवान चौदह विधि। यहाँ पे देखिए पहले नंबर क्वेश्चन क्या है, करवान चौदह विधि क्या है। आप उत्तर को देखिए, यहाँ पे आपको उत्तर है, सबसे आसान भाषा में आपको समझाएंगे। यहाँ पे देखिए तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को, बल्कि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को करवान चौदह विधि कहा जाता है। आपको क्वेश्चन के एक बार आप रिपीट मान लीजिए तब आपको समझाते हैं। देखिए इस विधि के अनुसार प्रत्येक जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। बोले कि कार्बन 14 विधि के अनुसार प्रत्येक जीवित वस्तु में, कोई भी एक जीवित इंसान है, जीवित कोई किसी भी चीज जीवित है, तो जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। उतना भी ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, बिल्कुल समान मात्रा में पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए मृत्यु के बाद कार्बन 12 स्थिर रहता है। बल्कि मृत्यु के जब कोई किसी चीज का मृत्यु हो जाती है, मर जाती है, तो कार्बन 12 स्थिर रहती है। लेकिन यहाँ पे कार्बन 14 आपकी क्षय होने लगती है, कार्बन 14 आपका खत्म होने लगता है। तो इस वास्तु में कार्बन, बोला कि जिस वास्तु में जितना ही कार्बन 14, बल्कि जिस वास्तु में जितना ही कार्बन 14 कम होगा, वह वास्तु उतना ही पुराना होते जाएगा। आपको इसका आम भाषा आप समझ लीजिए, आपको यही आपको सबसे आसान भाषा समझा रहे हैं। देखिए अब देखिए तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इतना आपको याद कर लीजिए होगा। अब यहाँ पे देखिए किसी भी जीवित वस्तु में, कोई भी जीवित वस्तु, उसमें कार्बन 12 एवं कार्बन 14 की मात्रा समान मात्रा में रहती है, उतना कम भी नहीं उतना ज़्यादा भी नहीं है। और जब किसी चीज़ अगर वही चीज़ अगर मर जाती है, जब मर जाती है, तो उसके बाद आपका कार्बन 12 स्थिर रहता है, मतलब इससे बढ़ता भी नहीं है घटता भी नहीं है। लेकिन वहीं पे कार्बन 14 की मात्रा क्षय होने लगता है, बल्कि वहीं पे कार्बन 14 की मात्रा खत्म होने लगता है। अर्थात जिस वस्तु में कार्बन 14 जितना कम होगी, जिस वस्तु में कार्बन 14 जितना कम होगी, वह वस्तु उतना ही पुराना होते जाएगा। यहाँ पे आपको 1 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रश्न दूसरा नंबर कि विश्व के 7 आश्चर्यों का नाम बताइए। बोल के विश्व के 7 आश्चर्यों का नाम, बोल के विश्व के 7 किसी भी देश में सबसे अच्छा चीज, सबसे अच्छा आश्चर्य है, तो उसका नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए कोई समझने वाला चीज़ नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा बाबू। ये चीज़ आपको समझने वाला चीज़ नहीं है, तो आपको समझा देंगे अच्छी तरीके से, ये आपको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ताजमहल भारत के अंदर है, ताजमहल भारत है, आपको देश का नाम भी लिख दिया है, आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ताजमहल कहाँ है, भारत में। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा ताजमहल कहाँ है, तो भारत में है। यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे चिचेन इत्जा, ये जो चिचेन इत्जा है कहाँ है, मेक्सिको में है। कहाँ है, मेक्सिको में। चिचेन इत्जा कहाँ है, मेक्सिको में है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्या है, क्राइस्ट द रिडीमर, ये आपका कहाँ, ब्राजील में है। आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको ये आ जाएगा। और ये बहुत ही VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अभी सही सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हर साल, लगभग आपको हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, तो अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं चौथा नंबर है कि
कोलोसियम क्या है? कोलोसियम। कोलोसियम कहाँ है? तो आपके इटली में, आप याद कर लीजिए कोलोसियम कहाँ है? इटली में है। यहाँ पे आपको देखिए चीन के महाद्वार, चीन के महाद्वार मतलब चीन में ही है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, माचू पिच्चू। माचू पिच्चू ये पेरू में है, कहाँ है? माचू पिच्चू पेरू में है। अब यहाँ पे देखते हैं 7 नंबर है, 7 नंबर क्या है? 7 नंबर की पेट्रा। पेट्रा आपका जॉर्डन में है, कहाँ है? जॉर्डन में है। कहाँ? जॉर्डन में है। पेट्रा कहाँ है? जॉर्डन में है। अब लोग इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, बहुत ही वीवीए सब्जेक्ट क्वेश्चन, आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिए। यहाँ पे देखिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? झूम खेती। मतलब कि झूम खेती क्या है, ये आपका समझने वाला क्वेश्चन, आप इसको आराम से समझ लीजिए। देखिए झूम खेती पहाड़ी, आपको सबसे पहले आपको एक बार क्वेश्चन आपका आंसर को आपको रिपीट मार लीजिए, इस आंसर को आप लोग एक बार जरूर रिपीट मार लीजिए। देखिए पहाड़ियों लोग झूम की खेती करते थे। भारत के कई जनजाति में झूम की खेती का प्रचलन इसके तहत आसपास के जमीन को जलाकर साफ कर देते थे और इसमें बोला कि झूम खेती में दल, जवार, बाजरा आदि की फसलें उगाई जाते थे। साफ किए हुए जमीन पर कुछ समय तक ही खेती करते थे और कुछ वर्ष के लिए उस जमीन को छोड़ दी जाती थी और दूसरे स्थान पर और नए स्थान पर चल जाते थे। आपको इसको आसान भाषा में समझाते हैं। देखिए झूम खेती है, एक यह खेती है, क्या है? एक खेती है। झूम खेती पहाड़ियों में की जाती है, पहाड़ियों के लोग करते हैं, जो पहाड़ में लोग रहते हैं वो पहाड़ियों के लोग करते हैं। वो पहाड़ियों के लोग क्या करते हैं? देखिए कई जगह में जंगल है, देखिए मान लीजिए आपको ये आपका जंगल है, मान लीजिए जंगल है, इस जंगल को जलाकर साफ कर देते हैं। साफ करने के बाद अब इसमें कुछ साल तक आपको फसल उगाते हैं, कुछ साल तक आपको फसल उगाते हैं। अब उसमें फसल उगाने के बाद कुछ साल तक फसल उगाते हैं, फिर उस ज़मीन को छोड़ देती है, फिर इस ज़मीन को छोड़कर फिर दूसरे ज़मीन में चल जाते हैं। वही फिर पहाड़ियों को जंगल को काट कर जलाकर फिर वहीं पे फिर कुछ साल तक ज़मीन करती है, कुछ साल तक वहाँ पे फसल उगाती है। इसी तरह यही झूम की खेती है और उसी को फिर छोड़कर फिर दूसरे जगह चले जाते हैं, फिर नया स्थान, उसी तरह उन लोग झूम की खेती करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका खत्म हो चुका है। आप लोग इस क्वेश्चन का बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन को। देखो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह में मुख्य भूमिका निभाने वाले 4 पुरुषों के नाम। जब 1857 का क्रांति हुआ था तो उसमें जो 4 पुरुष था, उस 4 पुरुषों का नाम लिखे जो बहुत ही योगदान दिया था 1857 के क्रांति, बहुत ही लड़ाई किया था। तो उसमें सब 4 पुरुषों का नाम लिखना है। इसमें देखते हैं यहाँ आपका 4 है। क्या है? तो 1 नंबर आपको क्या आ जाएगा? बहादुर शाह जफर। क्या आ जाएगा? जो 1857 की क्रांति का ये आपका देखिए मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक है। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक हो ना बहादुर शाह जफर है। ये बहादुर शाह जफर 1857 के क्रांति में भाग लिया था। अब यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर नाना साहब, मंगल पांडे, कुबेर सिंह। मंगल पांडे तो तब ही शहीद हो गया था, 1857 में क्रांति में ही शहीद हो गया था मंगल पांडे। ये आपको चार नाम आपको लिख देना है। बहुत ही VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या? बहुत ही VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। अब इसको भी याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये आपका समझने वाला क्वेश्चन, आप किसको अच्छी तरह से समझा। जो आपका समझने वाला क्वेश्चन आपको हम उसको समझा देंगे, और जो समझने वाला क्वेश्चन नहीं है आप उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं फिर 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि पुरातत्व सब क्या समझते हैं? बोलो कि पुरातत्व क्या है? आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको आम भाषा में समझा देगा है कि पुरातत्व क्या होता है। देखिए पुरातत्व होता है जो किसी मिट्टी के अंदर से किसी मिट्टी को खोद कर निकाला गया जो भी सामान मिलती है, मान लीजिए सिक्के, अभिलेख, इमारत मतलब बड़े बड़े घर, मकान, जो भी चीज़ मिलती है, अब उसी के तहत एक इतिहास लिखा जाता है, उसी को ही पुरातत्व कहते हैं। अब इसको हम भाषा को समझते हैं। देखिए इस भाषा को देखिए, पुरातत्व इतिहास के सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कसौटी है, बहुत ही इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक दस्तावेज है। अब देखिए विभिन्न स्थानों पर खोदकर, हम बोले ना आपको, विभिन्न स्थानों पर खोदकर निकाले गए सामान जिसके आधार पर इतिहास लिखा जाता है। जब उस जमाने में कोई भी सिक्का मिला था, सिक्का उस जमाने में दब गया था। अब मान लीजिए आपको इस जमाने में अगर इसी टाइम अगर वही सिक्का मिल जाए तो उसको इतिहास में लिखा जाएगा कि ये बहुत ही पुराना सिक्का है। वही चीज़ बोल रहा है कि मिट्टी के चीज़ से जो भी निकाले जाते हैं और उसी चीज़ से इतिहास लिखा जाता है, उसे ही पुरातत्व कहते हैं। यहाँ पे देखिए उसे ही क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व के अंतर्गत खुदाई में प्राप्त सिक्के, आपको सिक्के बोले हैं, सिक्के, अभिलेख तथा इमारत आदि की गणना की जाती है। आप लोग इसको समझ गए होंगे। आप फिर आपका हो गया 5 नंबर क्वेश्चन। आगे देखते हैं हम यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है
6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कलिंग युद्ध पर अशोक है, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा था। बोले कि जब कलिंग का युद्ध हुआ था तब अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा था। अब यहाँ पे देखा हम इसके आंसर को देखते हैं। अब इसका आंसर देख लिया, आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए 261 ईसा पूर्व में, जब 261 ईसा पूर्व में अशोक कालीन युद्ध किया गया था, जब 261 ईसा पूर्व में अशोक ने एक युद्ध किया गया था। उस युद्ध में अशोक ने 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया था। कितने लाख लोगों को? 1.5 लाख लोगों को। बहुत लोग हैं भाई, 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया था, बंदी बनाया गया था। अब देखिए जिनमें से 1 लाख लोग मारे गए थे, अब इनमें से 1 लाख लोग मारे गए थे। अब इन लोगों को मारते देखते हुए अशोक का कठोर दिल पिघल गया था, अशोक का कठोर दिल द्रवित हो गया था, मतलब पिघल गया था। इसी कारण अशोक पर बहुत ही प्रभाव पड़ा था। अब यहाँ पर फिर से समझा लीजिए। देखिए जब 261 ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ था अशोक के बीच, उसमें अशोक ने 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया था, जिसमें से 1 लाख लोग जो मारे गए थे, उन लोगों को मारते देखते हुए अशोक का कठोर दिल पिघल गया था। अशोक बहुत ही खतरनाक राजा था, उसका कठोर दिल पिघल गया था। अब यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि सातवाहन कौन थे। बोले कि सातवाहन कौन थे। ये जो सातवाहन है, सातवाहन कौन थे, आपको आसान भाषा में समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए सातवाहन, देखिए सातवाहन विदेशी नहीं थे। मेन बात है, यह विदेशी नहीं था। एक कानवंश के, जो कानवंश से भारत में कानवंश था, एक कानवंश के अंतिम शासक, जो कानवंश का अंतिम शासक था, उस शासक सुरमा को मारकर सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सातवाहन तो एक वंश था। सातवाहन जो है, ये आपका सातवाहन है, ये सातवाहन आपका वंश है। क्या है? एक वंश। आप लोग किसी का नाम सोच रहे होंगे, लेकिन आपका ये सातवाहन एक वंश था। अब यहाँ का फिर से समझ लीजिए। ठीक है, सातवाहन विदेशी नहीं था, सातवाहन विदेशी नहीं थे। कान वंश के अंतिम शासक सुरमा को मारकर सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना 60 ईसा पूर्व में स्थापना की थी। तो ये भी आपका समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ पे आप देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये भी क्वेश्चन का आप एक बार रिपीट मारिए। कोई भी क्वेश्चन आपको याद करने से पहले उस क्वेश्चन को आप एक बार रिपीट मान लीजिए, अपनी भाषा में उसको एक बार याद रिपीट मान लीजिए। अब इसको यहाँ पर एक बार रिपीट मान लीजिए क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ 3 टोकरियाँ। एक बार रिपीट मारते जाए तब आपको समझाते हैं। 3 टोकरियाँ जिनमें पुस्तक रखे जाते थे। अब बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनके शिक्षाओं के संकलन को 3 भागों में बांटा गया था। 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें आपका है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, इन्हें ही त्रिपिटक कहते हैं। यही आपका त्रिपिटक वाला आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर से समझ लीजिए। अब आपको हम समझाते हैं। देखिए त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरियाँ। 3 टोकरियाँ जिनमें पुस्तक रखी जाती थी। आपको भाषा में आप हम जो समझा रहे हैं आपको इस भाषा में याद कर लिए। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरियाँ जिनमें पुस्तक रखी जाती थी। अब जो त्रिपिटक को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में बांटा गया था। क्या क्या था? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अब इन्हें ही त्रिपिटक कहते हैं। बस इतना ही चीज़ आप एग्जाम में जाके लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको ये भी क्वेश्चन आपको समझ गया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन में आपको याद करने वाला चीज़ है, ये भी आपको समझने वाला चीज़ नहीं है। आप तो फिर आपको देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर ये 5 नंबर में भी पूछता है, आपको 2 नंबर के लिए आपके बनाए गए हैं, 5 नंबर में भी आपका सवाल आता है। यहाँ पे देखो 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डाले। जो भगवान बुद्ध था उसके जीवन पर प्रकाश डाले। अब यहाँ पे देखिए भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के निकट। कहाँ? कपिलवस्तु के निकट अम्रकुंज में हुआ था। जो कपिलवस्तु था, कपिलवस्तु के निकट एक अम्रकुंज था, अम्रकुंज में इनका जन्म हुआ था। अब इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध है, मतलब गौतम बुद्ध ही भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे देखिए गौतम बुद्ध का जन्म 7वें ही दिन, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तब उनके 7वें ही दिन उनके माता का देहांत हो गया, उनका माता मर गया। अब भगवान बुद्ध की देखभाल उनके मौसी ने की थी। उनका मर गया था, उसको देखभाल तो कोई करना होगा, उनकी देखभाल उनकी मौसी ने की थी। अब गौतम बुद्ध बचपन से ही चिंताशील थे। चिंताशील क्यों नहीं होगा? 7वें ही दिन से उसके माँ मर गया, उसको माँ को देखने नहीं मिला, तो चिंताशील होगा ही। अब यहाँ पे देखिए समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। एक पॉइंट यहाँ पे याद कर लीजिए, भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अब ये कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में हुआ था। एक छोड़ दिया, अम्रकुंज को छोड़ दीजिए, कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में हुआ था। अब इनके बचपन का नाम याद कर लीजिए, सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और जब भी भगवान बुद्ध 7वें ही दिन का थे
तब उनके माँ का इंतकाल हो गया था, उनका माँ का देहांत हो गया था, मर गया था। अब भगवान बुद्ध बहुत ही बचपन से ही चिंतनशील थे, ये भी याद कर लीजिए, भगवान बुद्ध बचपन से ही चिंतनशील थे। और भाई इसकी देखभाल इनके मौसी ने की थी। बस इतना आपके एग्जाम में जाके लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर में आपको ये बन जाएगा। अगर 5 नंबर में आए तो इससे थोड़ा बढ़ा चढ़ा के आपको लिख देना है। अब यहाँ पे आपका 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि दीन इलाही सब क्या समझते हैं, बोले कि दीन इलाही सब क्या समझते हैं। आपके इसके आंसर को देखते हैं, हम इसको आंसर को देखते हैं। यहाँ पे है इसके आंसर देखिए, अकबर ने देखा कि अब दीन इलाही किसने लिखा था, आपको ये भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बन जाएगा। देखिए दीन इलाही किसने लिखा, तो अकबर ने लिखा है। लिखा आप देखिए, अकबर ने देखा कि सभी धर्म में कुछ अच्छाइयाँ हैं। यहाँ पे तब धर्म था, जो कुछ भी धर्म था, सभी धर्म में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ खूबी है। अगर कोई धर्म, यहाँ पे बोला है कि अगर कोई भी धर्म संपूर्ण तरीके से नहीं बना है, इसीलिए उन्होंने स्वयं का अपना एक धर्म दीन इलाही चलाया था। बल्कि दीन इलाही क्या है, तो दीन इलाही क्या है, तभी एक दीन इलाही एक धर्म है। यहाँ पे समझ गए हो गए। यहाँ पे आप देखते हैं, क्योंकि वह हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को मिलाकर सम्राट में राजनीतिक एकता कायम करना चाहता था। साम्राज्य पर राजनीतिक एकता कायम करना था, उन लोगों पर अधिकार करना चाहता था। अब इसको फिर से आसान भाषा में एक बार समझ लीजिए। देखिए अगर आपको एक क्वेश्चन याद भी नहीं रहता है, तो आप इतना कम से कम याद कर लीजिएगा कि ये अकबर द्वारा दीन इलाही धर्म चलाया गया था। तो उस समय कुछ धर्म था, तो उस धर्म में कुछ अच्छाइयाँ था। इस तरीके से हम जैसे आपको बोल रहे हैं उसी तरीके से लिखना है। कुछ अच्छाइयाँ था, लेकिन उस धर्म पर कोई भी धर्म पूरी तरीके से तैयार नहीं था, कोई भी धर्म पूरी तरीके से तैयार नहीं था। तब अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया। क्या तब अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया, क्योंकि वह दीन इलाही धर्म चलाकर हिंदू और मुस्लिम धर्म को मिलाकर साम्राज्य पर राजनीतिक एकता कायम करना चाहता था। राजनीतिक मतलब क्या होता है, उस पर अधिकार करना, उससे कुछ लेना देना, यही सब राजनीतिक होता है। उस पर राजनीतिक करना चाहता था। ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन समझ गए होगा। आपको आसान भाषा आपको बिल्कुल समझ दिया है। 10 नंबर क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी समझ भी आ गया होगा। तो आप लोग दोस्त लोगों को यहाँ पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को यहाँ पे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी। देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी, जिसको उत्तर को हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किसने की थी, हरिहर और बुक्का ने कब की थी, 1336 ईस्वी में की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी, 1336 ईस्वी में। और किसने की थी, हरिहर और बुक्का ने की थी। ये हो गया आपका 11 नंबर क्वेश्चन। ये चीज़ आपको समझने वाला क्वेश्चन नहीं है, आप इसको रख लीजिए। यहाँ पर आपका 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो विजयनगर साम्राज्य की सिंचाई व्यवस्था क्या था। विजयनगर साम्राज्य के लोग सिंचाई अपने खेतों में सिंचाई कैसे करता था, उसके बारे में जानिए। यहाँ पे देखिए विजयनगर, देखिए क्या है उत्तर में, उत्तर देखिए विजयनगर चारों ओर से ग्रेनाइट की चट्टानों से घिरा था। एक ग्रेनाइट के पहाड़ था, उस पहाड़ों को चट्टानों से घिरा था। इन चट्टानों से कई धाराएं फूटकर तुम्भद्रा नदी में मिलती थी। अब इन चट्टानों से कई धाराएं निकलकर एक नदी भी था, तुम्भद्रा नदी, उस नदी में मिलती थी। और इन सभी धाराओं को बांधकर, अब जो अलग अलग जगह से धारा पानी निकल रहा है, उन सभी पानी को एक जगह में इकट्ठा कर बांधकर एक हौज में पानी को इकट्ठा हो रहा था। एक हौज, एक गड्ढा बना दिया था, एक हौज बना दिया था, उस हौज में पानी को इकट्ठा हो रहा था। इसी पानी से ही विजयनगर साम्राज्य की सिंचाई होती थी। आप इस तरह से लिख दीजिएगा तो आपका 2 नंबर आपका आंसर है, मिल जाएगा आपको, 2 नंबर आपको दे देगा। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर प्रश्न क्या है कि किताबुल हिंद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जिसका उत्तर देखते हैं। यहाँ पे है, देखिए इसका उत्तर, अरबी में अलबरूनी द्वारा लिखी गई इस पुस्तक में कुल 80 अध्याय है। कितना अध्याय है, 80 अध्याय में विभक्त है। इस पुस्तक में अनेक महान व्यक्ति एवं वैज्ञानिक विशेष लिखा है। मतलब अनेक व्यक्ति अनेक वैज्ञानिक के बारे में इसके बारे में लिखा है, इस किताब में लिखा है। इस ग्रंथ में भारतीय दर्शनों, त्योहार, परंपराओं आदि जानकारी मिलता है। और इसमें जो भारत के दर्शन है, जैसे मुस्लिम लोग क्या मनाते हैं, ईद, त्योहार, उसी तरह हिंदू लोग भी क्या मनाते हैं, उसी तरह वो भी इस किताब में लिखा गया है। वही बोल रहा है कि दर्शन, त्योहार, परंपरा आदि सब कुछ इस किताब में जानकारी मिलती है। ये आपका रटने वाला चीज़ है, अब इसको जरूर रख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम इसके 14 नंबर क्वेश्चन को। हम अलबरूनी के किताबुल हिंद पर पढ़ा। अब यहाँ पे क्या है, अलबरूनी पर संक्षिप्त नोट लिखिए। अलबरूनी पर हमें एक नोट लिखना होगा। 2 नंबर में आपको पूछेगा अलबरूनी कहाँ से था, क्या कब आया था भारत, उसके बारे में यहाँ पे आप लिखना है। यहाँ पे देखिए अलबरूनी पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। बोला कि अलबरूनी पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए, तो हम उसके बारे में नोट लिखते हैं।
यहाँ पे देखते हैं उत्तर में, यहाँ पे क्या आपका उत्तर में देखिए, उत्तर में अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में 4 दिसंबर 973 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में 4 दिसंबर 973 ईस्वी में हुआ था। उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म में हुआ था। ये भी बात आप लोग याद कर लीजिएगा, ख्वारिज़म में हुआ था। देखिए अल बरूनी ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी और उन्होंने बहुत ही अच्छी शिक्षा मतलब ज्ञान, अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी और ये एक वेदांत के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। एक बहुत ही शक्तिशाली वेदांत वैज्ञानिक के रूप में यह प्रसिद्ध हुआ। वह कई भाषाएं जानती थी और वो बहुत सारे भाषाएं भी जानती थी, जिनमें से फारसी है, हिब्रू है, संस्कृत भी है। और ये मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। फिर इसको देख लेते हैं, इसके आंसर को देखिए। अल बरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में आपको ख्वारिज़म में इसका जन्म हुआ था। 4 दिसंबर 973 ईस्वी को हुआ था। अल बरूनी अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी, उसकी शिक्षा भी अच्छी प्राप्त की थी और अल बरूनी कई भाषाएं भी जानते थे, जैसे यहाँ पे है हिब्रू, संस्कृत। और अल बरूनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। आप इसको इसी तरह आपको 2 लाइन में लिख देना है, आपको 2 नंबर आपका आंसर मिल जाएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कि भारत में आने वाले 4 विदेशी यात्री एवं उनके यात्रा वृत्तांतों के नाम लिखिए। कि 4 विदेशी यात्री उनके यात्रा वृत्तांतों का नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए आपका यात्रा वृत्तांत ये है, आपका एक हो जाएगा। ये किताबुल हिंद है, किताबुल हिंद किसने लिखा? अल बरूनी ने लिखा। ये विदेशी था ना, अल बरूनी ने लिखा। ये भी आप एक ठो लिख दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। देखते उसके आंसर को क्या है। यहाँ पे देखिए उसका 4 आंसर है। देखो अल बरूनी भी है। अल बरूनी क्या लिखा है? किताबुल हिंद लिखा, ये भी आप लिख दोगे। इब्न बतूता क्या लिखा? रेहला लिखा, उसका एक यात्रा वृत्तांत है। आपको रेहला पर भी टिप्पणी करने के बोल देगा, अब उसी तरह लिख दीजिएगा रेहला इब्न बतूता का द्वारा लिखा गया पुस्तक था। इसी तरह का बढ़ा चढ़ा का आप लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखिए मेगास्थनीज का भी इंडिका है। क्या है मेगास्थनीज का? इंडिका है। यहाँ पे कौटिल्य चंद का एक अर्थशास्त्र है। इसी तरह आपको 4 ग्रंथ का नाम और उसके जो लिखने वाला का नाम अब लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि अस्थायी बंदोबस्त कब और कहाँ लागू किया गया था? लेकिन जो अस्थायी बंदोबस्त कब और कहाँ लागू किया गया था? देखिए अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में कब लागू किया था? 1793 ईस्वी में कहाँ पर लागू किया गया था? तो बंगाल में लागू किया था, बिहार में भी लागू किया था। और आपके यहाँ पे क्या है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा बनारस में लागू किया गया था अस्थायी बंदोबस्त। ये भी आप लोग जरूर देख लीजिए, बहुत ही जीवी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कि प्रश्न 17 नंबर है कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? इसके आंसर को हम देखते हैं। देखिए 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण चर्बी वाला कारतूस था। क्या था? चर्बी वाला कारतूस था। कारतूस क्या होता है आपको समझ लीजिए। कारतूस होता है आपका बंदूक का गोली। क्या होता है? कारतूस बंदूक का गोली होता है। अब देखो 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने कई राइफल का प्रयोग किया था। जब 1857 में ब्रिटिश सरकार ने कई राइफल का प्रयोग किया था, उसमें कारतूस पर चिकने कागज लगा था। जो गोली था उस गोली पर चिकने कागज लगा था, जिसमें दांतों से हटाना पड़ता था। वो कागज को दांतों से हटाना पड़ता था। जब 1857 की क्रांति में बंगाल सेना में यह अफवाह फैला कि कारतूस पर गाय एवं सुअर की चर्बी लगी है, तब हिंदू और मुस्लिम सैनिकों में आक्रोश फैल गया। अब इसको हम आसान भाषा में समझ लीजिए। देखिए 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण, मेन कारण था चर्बी वाला कारतूस मतलब गोली वाला चर्बी। मान लीजिए चर्बी वाला गोली, या आप मान लीजिए चर्बी वाला गोली। जब इसको हम आसान भाषा में समझा रहे हैं आपको, 1857 के तत्कालीन कारण चर्बी वाला कारतूस था। क्या था? चर्बी वाला कारतूस था। जब 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने एक राइफल की प्रयोग की थी, एक राइफल का प्रयोग किया था, तो उसमें कारतूस पर चिकने कागज, उस कारतूस पर अब ब्रिटिश शासक ने चिकना कागज लगा था। उस कागज पर देखो उस गोली को कारतूस पर एक चिकना कागज लगा था। उस कागज को मुंह से हटाना पड़ता था। क्या करना पड़ता? मुंह लगा के उस पर हटाना पड़ता था। और बंगाल के सैनिकों ने यह अफवाह फैलाया कि जो कारतूस है, कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी है। तब हिंदू और मुस्लिम सैनिकों में आक्रोश फैल गया। अब देखिए हिंदू लोग तो गाय की चर्बी तो नहीं छुएगा, ये बात है। जो हिंदू लोग गाय की चर्बी पर नहीं छुएगा। अब जो आपका मुस्लिम लोग हो तो सुअर की चर्बी नहीं छुएगा। इसी तरह आक्रोश फैल गया। तो आपका यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। मेन चीज़ है यहाँ पर कारतूस को किसी बच्चे को समझ में नहीं आता कारतूस क्या होता है, तो कारतूस होता है आपका गोली। ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखा 18 नंबर क्वेश्चन
कि 1857 के विद्रोह में मुख्य भूमिका निभाने वाले 2 महिलाओं के नाम। बोले कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उसमें 2 महिलाओं का नाम बताइए जो बहुत ही योगदान दिया था 1857 के क्रांति का। उसमें एक लिख दीजिएगा रानी लक्ष्मीबाई। क्या है? रानी लक्ष्मीबाई है एक क्या है? रानी लक्ष्मीबाई। और दूसरा है आपका बेगम हजरत महल है। क्या है दूसरा? बेगम हजरत महल है। अब इस तरह से 8 नंबर क्वेश्चन को भी लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपको 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। यहाँ पे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कि प्रश्न 19 क्या है? प्रश्न बाबू कुंवर सिंह कौन थे? बाबू कुंवर सिंह कौन थे और 1857 के क्रांति का नेतृत्व पटना में किसने किया था? ये बात आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए इसके आंसर को देखते हैं। बाबू कुंवर सिंह का जन्म बिहार के आरा जिले में जगदीशपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू कुंवर सिंह का जन्म? बिहार के आरा जिले में जगदीशपुर में 1882 में हुआ था। कब हुआ था? 1882 में हुआ था। वह राज परिवार से संबंधित थे। वह राजा परिवार से संबंधित रखते थे। यहाँ पे देखिए बाबू कुंवर सिंह शाहजादा के पुत्र थे। किसका पुत्र था? एक शाहजादा का पुत्र था। अब 1826 ईस्वी में पिता के मृत्यु के बाद अब जो शाहजादा सिंह मृत्यु हो गया, तो मृत्यु के बाद जगदीशपुर की गद्दी पर बैठ गया था। अभी जो बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर के गद्दी पर बैठ गया था। अब देखिए पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व पीर अली ने किया था। किसने किया था? पीर अली ने किया था। ये बात आपको फिर से और एक बार आपको समझा दे रहे हैं। देखिए बाबू कुंवर सिंह का जन्म कहाँ? बिहार के आरा जिले में। कहाँ हुआ था? बिहार के आरा जिले में जगदीशपुर में 1882 का हुआ था। आप इतना ध्यान रखिए, अब इतना कम से कम लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए बाबू कुंवर सिंह शाहजादा सिंह के पुत्र थे। किसके थे? शाहजादा के पुत्र थे। और जब शाहजादा सिंह का उसके पिता का मृत्यु हो गया था तब वो 1826 ईस्वी में जगदीशपुर की गद्दी पर बैठ गया था। आप इतना लिख दीजिएगा। और 1857 में पटना के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो पीर अली ने किया था। किसने किया था? पीर अली ने। अब इसी तरह 19 नंबर क्वेश्चन को भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन है। क्या है आपका? 20 नंबर क्वेश्चन है। बहुत ही भी है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बहुत ही भी है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका। हर साल लमसम आपको ये क्वेश्चन आपको 1-2 साल में और 1-2 साल के बीच ये क्वेश्चन आपको हर साल रिपीट एग्जाम में करता है। अब इस क्वेश्चन कैद कर लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन क्या है? चंपारण सत्याग्रह पर संक्षिप्त विवरण दे। चंपारण सत्याग्रह किसने चालू किया था? महात्मा गांधी ने चालू किया था। मालूम है ना आप लोगों को? महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह लागू किया था। यहाँ पे देखिए चंपारण सत्याग्रह। देखो गोरे बागान मालिकों ने किसानों को 3/20 हिस्से पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया था। और फिर 3/20 मतलब 1 बीघा में 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया था। अब किसान इस पद्धति से मुक्त होने के लिए इसे कौन किसान करेगा? एक बीघा जमीन में 3 कट्ठा का जमीन कौन खेती करेगा? कोई नहीं करेगा। अब इससे मुक्त होने के लिए 1917 में चंपारण के राजकुमार, जो चंपारण के राजकुमार था, क्या है? शुक्लों के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पहुंचे। अब शुक्लों के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पहुंचे। अब वहां पे चंपारण पहुंचकर गांधी जी ने समस्या को सुना, जो समस्या है उसको सुना और सही पाया और सही निर्णय लिया और उसने चंपारण में सत्याग्रह चलाया और वहाँ पे सफलता भी मिल गया था। अब वहाँ पे जो चंपारण में सत्याग्रह चलाया था गांधी जी ने वहाँ पे चंपारण में सफलता भी उसको मिल गया था। अब इस तरह से लिख दीजिएगा एग्जाम में। आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपको इसमें 2 नंबर आपको गारंटी के साथ आपको मिल जाएगा। 2 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखा आपको टोटल आपको 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर इसमें से आपका टोटल 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में 5 भी सब्जेक्ट नहीं पूछा, आपको हम नंबर दिए उस नंबर पर जरूर आप कॉल कर लीजिएगा। जब आपको जो 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था, आपको सब 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा, आप हमको कॉल कर लीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं आप क्या है। आप देखते हैं यहाँ पे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, क्या है? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यहाँ पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या करना है? चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त लोगों को भी जरूर शेयर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे कल शाम 6 बजे आपको इस चैनल पर 2026 वाला बैचिंग लॉन्चिंग होगा। आपके जो भी भाई बहन रिश्तेदार कोई भी हो उसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। आके वो देख लेगा। आपको बिल्कुल फ्री PDF के साथ बिल्कुल फ्री आपको उसको तैयारी किया जाएगा 2026 वाला। आप जरूर उसको बोल दीजिएगा। तो यहीं पे क्लास को ख़त्म करते हैं।